नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, आज पूछता है उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अब यह भी चर्चा होने लगी है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब माया का जो तिलिस्म है वो टूट रहा है। क्या जो जनाधार था बसपा का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कदम जो है यहाँ पर अहम माना जाता था, क्या वो अब कम होने लगा है? क्योंकि अगर पूर्व के चुनावों की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसकी बात की जाए, जनाधार बसपा को उतना नहीं मिला जितना माना जा रहा था। अगर हाल ही में हुए उपचुनाव की भी बात की जाए तो बसपा का सुपड़ा साफ हुआ। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का जो एक परचम था वो जो है कम हो रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है बसपा पार्टी, तो उसके क्या कुछ कारण हैं और आने वाला 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कितना मायने रखेगा, कितना खास होगा बसपा के लिए, और उसको जो है जीतने के लिए बसपा की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, किस तरह से बसपा अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ 2022 के विधानसभा के चुनाव में उतरेगी और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे, और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान भी सीधा मेरे साथ लखनऊ से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। सुरेश गौतम हैं जो कि बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बाराबंकी से। सुरेश गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फैसल खान लाला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी फैसल जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे ब्यूरो आसिफ बेग भी सीधा लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। आप ही से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का जो एक अपना दबदबा था, बसपा का एक जो अपना कैटेगरी थी यहाँ पर, क्या उसको ये देखा जाए अब उसमें कमी आई है, जनाधार में कमी आई है? जनता से दूरी दिख रही है, दूर दिख रही है। आप गौर करें, सबसे पहले लोकसभा चुनाव पर यहाँ भी बसपा का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा। विधानसभा चुनाव में सपा के साथ चुनाव लड़ा बसपा सुप्रीमो मायावती ने, यहाँ भी उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। और यही वजह रही कि सपा और बसपा के बीच दूरी बन गई। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। उसके बाद जो अभी फिलहाल जो है उपचुनाव हुआ, यहाँ भी चोपड़ा बसपा का साफ हो गया। इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि जिस तरह से बसपा का प्रदर्शन है वह जो है बेकार साबित हो रहा है। और यूं कहें कि बसपा प्रदेश में पूरी तरह जो है एकदम जमीन के नीचे चली आ रही है और उनके प्रत्याशी जो है वह जीत नहीं दर्ज करा पा रहे हैं। आप बताते सूबे में, यूपी में जो है एक तरफ तो सपा है तो दूसरी तरफ बीजेपी। तो जो राजनीति में जो चर्चा है कि दूसरे नंबर पर सपा यहाँ लड़ाई लड़ रही है और यही वजह है कि उसकी एक सीट निकली, लेकिन यह सीट बड़ी आम लगती है क्योंकि सीट से ही विधानसभा जो आने वाला 2022 का चुनाव है उससे तय होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा। फिलहाल जो बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें तो उनका बयान लगातार आता रहता है जनहित के मुद्दों को लेकर, लेकिन बयान से, उनके बयानों से जनता का रुझान जो है उनकी तरफ नहीं खिंच रहा है। शायद यही वजह है कि बसपा की नया लगातार डूब रही है। कि बसपा की नया भंवर में फंसी हुई है। अभी हाल ही में मायावती का जो बयान आया था कि वह सपा को जो है अपना समर्थन नहीं देंगी, चाहे बीजेपी को देंगी। इसके भी कई माने निकाल कर देखे जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में बसपा सुप्रीमो बीजेपी के साथ खड़ी रहेंगी? आने वाले चुनाव में जिस तरह से टकराव हुआ बीते विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव से काफी वाद प्रत्यारोप भी हुआ और बसपा सुप्रीमो ने यहाँ तक भी कह डाला कि भविष्य में वह सपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अब इस बीच जो है जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, बसपा सुप्रीमो अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए उसके पत्ते भी फेंक रहे हैं। तो पत्ते को या यूं कहा जाए कि
भीम राजभर को जो है अध्यक्ष बनाया है यूपी का, और लोगों का मानना है कि भीम राजभर के सहारे जो है बसपा बैकवर्ड लोगों को अपनी तरफ दिखाने के लिए ऐसा जो है बिल्कुल कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखना यही होगा आसिफ यहाँ पर कि आखिरकार क्या वाकई में समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल हो पाएगी या नहीं, बड़ा अहम सवाल रहेगा। सुरेश गौतम जी, क्या कुछ वजह मानी जाए जनता की पहुंच से क्यों दूर होती जा रही है बसपा? ये बिल्कुल गलत है जी। जनता के साथ हम थे, हम ही हैं जनता के साथ। बाकी तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य दल हो, वो सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और ये लोग सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं। ये सामंती लोगों को ही बढ़ावा देते हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो तो सर ये बयान आता है कि वो सपा को समर्थन ना देकर के और सपा को हराना है तो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो उनका इस बयान के भी क्या कुछ मायने निकाले जाए सर? ये लोग ये आप लोग इसको जो है अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। आप समझाइए सर, क्या अर्थ है उसका? मैं समझा रहा हूँ कि उन्होंने जब पहले दिन बयान ये जारी किया, जिस बयान को आप कह रहे हैं वो बयान आप ठीक से पढ़िएगा। मैंने कई बार बहन कुमारी माइती जी के बयान को सुना है। उस बयान में ये आया है कि सपा लगातार धोखा दे रही है। हमने 2 जून के कांड को भुला दिया, उसके मुकदमे को वापस लेने के लिए हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो दलित का बेटा था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसको हराने का काम इन्होंने किया, तो पूरी कोशिश की। और महाराम जी गौतम जी को, इसके पहले भीमराव अंबेडकर जो दलित समाज के थे उनको राज्यसभा में इन्होंने हरा ही दिया था। तो ये लगातार धोखा दे रही है। जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लेके चले थे कि भाई सपा से हम गठबंधन करके चुनाव लड़े, और 2 जून जैसे कांड को हमने भुला दिया कि भाई बाप ने गलती की थी, बेटा हो सकता सही हो, लेकिन बेटा भी वही लगातार कर रहा। तो माननीय बहन कुमारी माथुर जी का ये बयान आया था कि सपा लगातार हमको धोखा दे रही है और ये अपने बेबी को नहीं जिता पाए तो हमको क्या जिताएंगे। इनका वोट सारा बीजेपी में चला गया, हमारा वोट ही इनको मिला। तो ये सब धोखे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए बहन कुमारी माथुर जी ने ये बयान दिया कि लगातार ये धोखा दे रहे हैं 2 जून 95 से लेकर के। इनकी सोच और ये सामंतियों के गुलामी वाली है, इसलिए अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे और इनको जो भी हमारी, चूंकि दलित विरोधी बीजेपी के साथ जाएंगे, इसलिए बहन जी ने कहा था कि सपा को हराने के लिए हम कांग्रेस है, बीजेपी है और जो भी पार्टियां हैं, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हाईलाइट कर दिया आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने। तो सर उसमें गलत क्या हुआ सर? वही तो बताया जा रहा है सर मीडिया की तरफ से। आप खुद इस बात से कर दिया जाएगा बीजेपी के साथ चली जाएंगी, जबकि दूसरे दिन बहन कुमारी माथुर जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सरकार जरूर 3 बार बीजेपी से मिलकर बनाए हैं, लेकिन हमने बीजेपी को नीचे पहुंचाने का काम किया। और बीजेपी की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। दूसरे दिन का इंटरव्यू आप देखे होंगे। और बहन कुमारी माथुर जी ने कहा बीजेपी से कभी हमने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, और जब इन लोगों ने चुनाव मिलकर लड़ने की बात की, क्योंकि विचारधारा ही हमारी उनकी अलग अलग है। और इनकी सामंतवादी सोच है, हमारी समतामूलक समाज की सोच है, तो हमारी इनकी विचारधारा ही विपरीत है। इसलिए जब इन्होंने दबाव बनाया कि हमसे मिल करके चुनाव लड़िए, बहन कुमारी माथुर जी ने 1 मिनट की देर नहीं लगाई और तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को त्याग करने का काम किया। तो बीजेपी, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो लालच रहा होगा बसपा का भी यहाँ पर कि अगर चुनाव मिलकर लड़ा जाता है तो उसका फायदा मिलेगा जी। हम बीजेपी से कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़े हैं और बीजेपी से मिलकर भविष्य में भी कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे हमको राजनीति से अलग हटना पड़े। लेकिन बीजेपी से मिलकर कभी चुनाव मिलकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर जो है सरकार जरूर बना लेंगे सर, ठीक है ना? नहीं, अगर नहीं वो तो उस समय हमारी 4.5 महीने, 6 महीने और 15 महीने जो सरकारें बनी थी, वो हम उस समय हमारे पूर्ण बहुमत के लिए विधायक नहीं थे। लेकिन 2007 में हमारे पूर्ण बहुमत के 206 एमएलए अकेले बल पे जीत के आए हैं। जब हम अकेले बल पे 2007 जीत सकते हैं तो 2022 भी हम लोग 206 से ज्यादा एमएलए जीत करके उपचुनाव में क्या हुआ सर? अकेले बल पे सरकार बनाएंगे। उपचुनाव में जनता का साथ नहीं मिला बसपा को। उपचुनाव अलग होता है और ये आम चुनाव अलग बात होती है, उससे बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। क्या मान लिया जाए सुरेश जी की बसपा का वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ? आप ये भी देख लीजिए, नहीं बीएसपी का वोट
कभी कम नहीं हुआ। आप किसी चुनाव से लेकर के देख लीजिए, चाहे वो जब से बहुजन समाज पार्टी 1984 में 14 अप्रैल को बनी थी, तब से लेकर के अब तक के आप सारे आंकड़े निकाल लीजिए। बीएसपी कई बार हमारे विधायक टूटे और कई बार हमारे विधायकों को खरीदा गया, तोड़ा गया, धमकाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा वोट प्रतिशत कभी नहीं कम हुआ है, लगातार बढ़ रहा है और फिर लगातार बढ़ता जा रहा है। जनाधार हम जनता के बीच है, जनता के बीच जा रहे हैं। मीडिया के सामने हम भले वो बातें न रखें, लेकिन जनता के बीच जा रहे हैं और असली बहुजन समाज पार्टी ही है जनता के बीच की पार्टी। ठीक है सर। बाकी तो ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, केवल जब सरकारें बनती सारी योजना इनकी पूंजीपतियों के लिए चलती हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो वो जनता के लिए और गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। 4 बार सरकारों में हमारे एक भी बता दीजिए हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो। ठीक है सर, अगर वाकई में इतना अच्छा काम आपने अपनी सरकार में किया था तो कहीं ना कहीं जनता को आपका काम पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए जनता ने भी बदलाव चाहा होगा। जनता देखिए, जनता भोली भाली जनता है। इसको इन सामंतवादियों ने गुमराह कर दिया कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे और 15 लाख 20 लाख हर खाते में आ जाएगा। तो तमाम बेचारे भोले भाले लोग हैं ये जनता के लोग, वो इनके बहकावे में आ गए। लेकिन 5 साल में एक भी इन्होंने वादा नहीं पूरा किया। जनता बहुत आक्रोशित है और इनसे आने वाले 2022 में इसका बदला जरूर लेगी। ठीक है सर। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनेंगी। ठीक है सर, वो आने वाला वक्त जो है बताएगा। देखना होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। फैसल खान जी, आप अब तो आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता दिखा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुजन समाज पार्टी के साथ है और ये सांप्रदायिक ताकतों को हरा करके जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा कराते हैं, लाखों लोगों को जाने लेते हैं, इनसे बहुत तरह सोच। ठीक है सर, ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर। फैसल खान जी, अब तो आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश में उतर चुकी है, 2022 की प्लानिंग की जा रही है। क्या लगता है आपको, कितना समर्थन मिलेगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां के लोगों के लिए काम किया है, उससे पूरे देश के लोग उत्साहित हैं। आज हर राज्य ये चाहता है कि हमें दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली दी जाए। हमारे स्कूल जो सरकार के हैं वो मकड़ी के जाले हटकर वहां पे स्विमिंग पूल और एयर कंडीशन लगे, बच्चों के लिए कंप्यूटर लगे, जो कि दिल्ली के अंदर है। और इसके अतिरिक्त आज हर व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली के अस्पतालों की तर्ज पर उनके प्रदेशों के अंदर अस्पताल खुले, ताकि लोगों को उनके ही सूबों के अंदर, उनके ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलाज दिया जा सके। आप जो डिबेट कर रहे हैं मायावती जी के ऊपर, नो डाउट के बहन जी ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी है। आज उनका जो भी सरकार के प्रति विरोध होता है वो केवल सोशल मीडिया पर नजर आता है, ट्विटर तक ही वो सीमित हैं। कहीं सड़क पर न तो उनको न उनके लोगों को देखा गया। हाथरस का इतना बड़ा कांड हुआ, एक दलित बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और उसके बाद उसको जान गंवानी पड़ी। तमाम पार्टियां वहां गई। हम एक डेलीगेशन लेकर आदरणीय संजय सिंह साहब के नेतृत्व में वहां पहुंचे और हमारे ऊपर वहां स्याही तक फेंकी गई, लेकिन हमने उस बच्ची की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की और उस बच्ची के परिवार को ये तक कहा कि ये परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो संजय सिंह साहब ने कहा कि ये दलित का परिवार है, ये मेरा परिवार है, इसको मैं दिल्ली में अपने घर में रखने को तैयार हूँ। तो हमने इस तरीके से लोगों की मदद की है और जनता के मुद्दों को उठाया है। लेकिन बहन जी को आप अगर देखें तो पूरे ही टाइम विपक्ष की भूमिका में कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि उनके ऊपर ईडी, सीबीआई बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये जब भी जनता की आवाज उठाने की कोशिश करेंगी तो सीबीआई पकड़ के इन लोगों को अंदर कर देगी। तो ऐसे में ये लोग बीजेपी के एक पैरेलल काम करते हैं, बीजेपी के एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं और ये जनता के मुद्दों को नहीं उठा सकते। तो ऐसे में मात्र आम आदमी पार्टी विकल्प है उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि उत्तर प्रदेश के लोग जात बिरादरी से निकलकर विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा का अपना एक जनाधार रहा है, लेकिन अगर आने वाला 2022 के चुनाव की अगर बात की जाए, कितना खास होगा बसपा के लिए और उसको लेकर बसपा पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी ताकत और कितनी सक्रियता के साथ जनता के बीच है, कैसे देखते हैं आप? ये बिलाल, जिस तरह से जो है जनहित के मुद्दों को लेकर सपा सड़कों पर उतर रही, कांग्रेस उतर रही है और आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही, लाठियां खा रही। वही अगर बात बसपा की करें, बसपा सुप्रीमो की करें तो कहीं भी बसपाइयों का प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता और जनता की भी नजर गड़ी हुई है कि आखिर उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से बसपा दावा कर रहे हैं कि सामंतवादियों
के बहकावे में आकर बसपा का वोट बैंक चल गया। आखिर यह वोट बैंक कहाँ किसका, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर जनहित के मुद्दों में जो भी पार्टी जो है मैदान में पूछती है उसको कहीं न कहीं जो है समर्थन जनता का मिलता है। लेकिन जिस तरह से जो बयानबाजी चल रही है, बयानों के आधार पर जो है 2022 का किला फतह करने की तैयारी बसपा कर रही, इससे जो है यही लग रहा है कि आने वाला दिन भी बसपा के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है और ये मैसेज दे रही है कि वह जनता के साथ खड़ी हो। हाथरस मामला रहा हो या फिर किसानों के मुद्दे रहे हो, हर जगह जो है बसपा लाठी खाई। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से बसपा का वोट बैंक किसका है, चाहे वह बसपा का वोट बैंक सपा में गया हो या बीजेपी में गया हो, यह एक चिंता का विषय है। और यह आने वाला समय ही बताएगा किस तरह जो है बसपा अपने वोटों को साधने में उनमें कामयाब होती है या फिर पिछले उपचुनाव की तरह या विधानसभा चुनाव की तरह निराशा हासिल करती है। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अब वापसी कैसे करेगी बसपा, किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच पहुंचेगी और जनता का समर्थन हासिल करने की यहाँ पर कोशिश होगी। सुरेश गौतम जी, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी बसपा किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचेगी और किस तरह से जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश होगी, क्योंकि 2022 बड़ा अहम होगा सर? देखिए, ये चाहे विपक्ष के हमारे भाई हों और चाहे हमारे मीडिया के साथी हों, हमारा निगेटिव ही बयान या निगेटिव जो है उतना ही जो है दिखाया जाता है, जबकि ये कह रहे हैं कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पूरा हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सुन लीजिए बहुजन समाज पार्टी का माननीय गैसर दिनकर जी विपक्ष के नेता रहे हैं और मंत्री हैं। उनकी अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल हमारा हाथरस भी गया, हमारा पिपरी कांड सतरिक बाराबंकी में हुआ, वहां भी हमारा गया प्रतिनिधिमंडल गया, फैजाबाद गया। पूरे प्रदेश में जहां भी घटनाएं हो रही हैं हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा। अब मीडिया के लोग हमारे इन चीजों को नहीं दिखाते हैं, शो नहीं करते हैं, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको नहीं दिखाते हैं। बहन कुमारी माथुर जी ने जब दूसरे दिन बयान जारी किया कि जब मीडिया के लोगों ने दिखा दिया बीजेपी से मिल जाएंगे, तो बहन कुमारी माथुर ने जारी किया कि मैं कभी भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी हूं, जबकि सपा भी बीजेपी से मिलकर सर बयान जारी करने से कुछ नहीं होता सर, जनता की लड़ाई लड़नी होगी, जनता का समर्थन तभी मिलेगा सर अगर आप जनता के साथ खड़े होंगे। मैदान में रहे, पिपरी कांड हुआ, हम लोग हफ्तों उनके करीब में रहे और हम लोगों ने तन मन धन से उनका आपस में हम लोगों चंदा करके सहयोग भी किया और हर जगह हम लोग पहुंच रहे हैं, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे हाथरस कांड रहा हो, चाहे पिपरी बाराबंकी का कांड रहा हो, हर कांड में प्रतिनिधिमंडल हमारा गया है और उन परिवारों के साथ है। आज भी आप किसी परिवार से पूछ लीजिए, बाराबंकी में आके आप पूछ लीजिए किस वहां पर सुरेश गौतम से लेकर के और माननीय गैसर दिनकर जी जो माननीय बहन कुमारी माथुर जी के प्रतिनिधिमंडल के रूप में उनकी अगुवाई में लगातार जनता के बीच जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी हमारे एमएलसी हैं, वो उनके साथ में लगातार जा रहे हैं। पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारा हर घटना पर जा रहा है और हर घटना पर मीडिया से रूबरू भी होते हैं। लेकिन अब मीडिया के लोग हमारी बातों को थोड़ा साइड करके दबा देते हैं, जिसकी वजह से वो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है। सर ये तो आपका आरोप गलत है, मीडिया तो निष्पक्ष होकर के सभी खबरों को दिखाती है। नहीं, आप बताइए जरा, हाथरस में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, उसके बावजूद भी अब ये संजय सिंह अभी बोल रहे हैं भाई इसमें केजरीवाल तो नहीं आए थे, संजय सिंह आए थे। अब बहन कुमारी माथुर जी को ही आप देखना चाहते हो भाई, बहन कुमारी माथुर जी के देखरेख में उन्होंने प्रतिनिधिमंडल बनाया है। वो प्रतिनिधिमंडल हमारा लगातार हर घटना पर नजर रखे हुए है और उस पर जाकर के पूरा हमारा पीड़ित परिवार से मिल करके उनको सहयोग भी कर रहा है। ठीक है सर, लेकिन हमको मीडिया में नहीं दिखाया जाता, तो अब इसमें हमारा आरोप नहीं है, लेकिन मीडिया के लोगों से निवेदन जरूर है कि जो हमारे बहन कुमारी माथुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम कभी भी बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है सर, बात को आज तक किसी मीडिया चैनल ने दिखाया तो ठीक है सर। लेकिन गौतम जी एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच पहुंच रही है, दिल्ली का जो उनका मॉडल है उसके आधार पर वो जो है चुनाव मैदान में उतरेगी, तो अब वापसी करना बड़ी जो है कठिन होगा, क्योंकि सपा आपके सामने है, बीजेपी आपके सामने है।
अभी आम आदमी पार्टी क्या उतरेगी उत्तर प्रदेश में, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि रहने वाले ये उत्तर प्रदेश के हैं इनके मुखिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या है, ये भी सब वही एक ही सोच रखते हैं जो ये दूसरे दल रखते हैं, वही इनका भी इनकी भी सोच है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास नहीं लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से महंगा आवास इन्होंने लिया, और तमाम सुविधाएं कहा था नहीं लेंगे, उससे ज्यादा इन्होंने अपने हर मंत्री को, हर विधायक को मंत्री जैसे सुविधाएं दिया, जिसमें इनके पकड़े भी गए और तमाम इनके लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। आप सब जानते हो, लेकिन वो चीज छिपाई जाती है हमेशा। ठीक है सर। आसिफ बेग जी, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी अब चुनाव मैदान में उतर रही है, अब बसपा के सामने सपा भी है, बीजेपी भी है, और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है पूरी सक्रियता के साथ अब है चुनाव मैदान में उतरेंगी। अब कितना कठिन होगा वापसी करना बसपा के लिए? जी बिल्कुल जलाल, जिस तरह से जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार को वादा किए थे, चाहे राम मंदिर पूरा रहा हो या अन्य वादे थे, इसको पूरा कर रहे हैं। यही वजह रही कि उपचुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा और बिहार में सरकार भी बीजेपी की बनी। अगर एक तरफ बात करें तो आधा वोट बैंक बीजेपी की तरफ कर दिया जाए और आधे में जो है सपा बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो कहीं न कहीं जो है बीजेपी का पलड़ा भारी ही पड़ रहा है। पुराने आंकड़ों को भी देख लिया जाए तो यही वजह है कि जितने कैंडिडेट बीजेपी की हैं वो अच्छे वोट बैंक से जीतते हैं, लेकिन सीधी टक्कर जो है बीजेपी को सपा ही दे रही, क्योंकि सपा ने पिछले जो कार्यकाल पे अगर नजर डाले तो सपा ने भी जो वादा किया था उसको पूरा किया था। अब अगर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बसपा की, तो कांग्रेस का जो है यहाँ भी लीडर पूरी तरह घूम चुकी है यूपी में। बसपा के बारे में चर्चाओं का भी बाजार गर्म है कि बसपा का वोट बैंक कहीं न कहीं जरूर दिखता है। यही वजह है कि बसपा कैंडिडेट जो है, आंकड़े भी देखें, बीजेपी का घटा है, बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है, बीएसपी का नहीं घटा है। अभी आ रहे हैं, आप पास भी आएंगे, तो जिस तरह से जो है वोटों का बंटवारा हो रहा है उससे कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक दल जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर बात करें जन समस्याओं की, तो जन समस्याओं को जो भी पार्टी जो है तरजीह देगी, वह पार्टी जो है उस पार्टी को जनता सरासर भी दिखाएगी। अभी जिस तरह से बसपा पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के वक्ता का भी आरोप है कि ट्विटर और सोशल मीडिया पर खर्च सीमित रहती है। अगर बात करें तो प्रदेश में प्रदर्शन की बात करें, किसान समस्याओं को लेकर, छात्र हित को लेकर, तो बसपा का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखता है। फिलहाल जो है बसपा जो भी दावा करे कि उनके जो है कैंडिडेट, उनके जो पदाधिकारी हैं लगातार संपर्क में हैं, लेकिन मोर किसने जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो गौतम जी, आपसे सीधा सवाल है कि किस तरह से जो है आप जनता का विश्वास जो है जीतेंगे, जिससे जो है बसपा 2022 के चुनाव में वापसी करे। गौतम जी सुन पा रहे हैं? जी गौतम जी, सवाल आपसे ये है कि जनता का विश्वास बसपा कैसे जीतने में यहाँ पर जो है जीतेगी और कैसे जीत हासिल करेगी, और फिर 2022 में वापसी कैसे करेगी? जनता का विश्वास जीतना बहुत अहम होगा बसपा के लिए। देखिए, 2007 में भी किसी को नहीं पता था कि बहुजन समाज पार्टी के 206 एमएलए जीत करके और पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सत्ता में आ जाएंगे। तो ये इस बात का तो आप लोग अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की और शहरी पार्टी है। शहर में इनके कुछ लोग हैं, 2-4 लोग, वही अपना मीडिया के सामने जाकर के अपनी बात रखते हैं। हमारे लोग, असली लोग तो शहर में तो हैं ही, लेकिन गांव में रहते हैं। हमारा असली वोटर गांव में रहता है ज्यादा, तो गांव में मीडिया की भी पहुंच नहीं है, विपक्ष भी गांव में हमारे ऊपर नहीं नजर रख पाएगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग जन जन में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उन समस्याओं को उठा रहे हैं, प्रशासन से मिल रहे हैं, प्रशासन से बात करके उन समस्याओं का समाधान करने का हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और आज तक बीजेपी, आप वोट परसेंटेज आप देख लीजिए, जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बीजेपी लगातार बढ़ रही। 12 बंकी में इनका विधायक था और वही विधायक जब सांसद बना और वो सीट बीजेपी हार गई बुरी तरह से। वोट परसेंटेज इनका देखिए, आप पूरे आंकड़े आप लोगों के पास होंगे, आप पूरे देख लीजिए, लगातार इनका 2014 के बाद से
17 में भी घटा है, 19 में भी घटा है, उस चुनाव में भी घटा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत किसी चुनाव में नहीं घटा। हमारा वोट परसेंटेज में कहीं कोई कमी नहीं है और लगातार वोट बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी क्योंकि आम जनता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। जब जब सरकार बनी है, चाहे वो गरीब घर में लड़की पैदा होती थी, बहन कुमारी माती जी ने पैदा होते ही बीमा करा करके 18 साल की होने पर उसको 1 लाख लखपति बनाने का काम किया, 1 लाख शादी के लिए अनुदान देने का काम किया, 25,000 रुपए एक साइकिल गरीब की पढ़ने वाली लड़की को हाई स्कूल पास होने पर उनको उपलब्ध कराने का काम किया। तो कमी कहाँ रह गई थी सर? अगर वाकई में बसपा ने जनता के लिए इतना काम किया था सरकार में रहते हुए, फिर कमी कहाँ रही थी सर? शहरी गरीब आवास योजना जो 3 मंजिल 4 मंजिल के मकान बना करके दिए थे, आज उनको बिल्कुल मतलब साइड किया गया है। उनकी उपेक्षा लगातार की जा रही है। उनका कहीं पानी टंकी खराब हो गई तो दोबारा नहीं बन रही, रंगाई पुताई सफाई कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उपेक्षित किया जा रहा है। अब भोली भाली जनता ये लोग थोड़े दिन के लिए गुमराह कर ले गए, लेकिन ये ऐसा बार बार नहीं होगा। आज सभी लोग त्रस्त हैं और सारे लोग लाइन ऑर्डर के मामले में विपक्ष भी तारीफ करता है कि शेरनी बहन कुमारी माची जैसा लाइन ऑर्डर कोई नहीं मेंटेन कर सकता है। हमारी 4 बार की सरकार बनी, उसके बाद आप बता दीजिए एक हिंदू मुस्लिम दंगा बताइए। और सपा की सरकार बनते ही 2012 में मुजफ्फरनगर शामली में जितने भारत पाकिस्तान में शरणार्थी नहीं हुए थे, उतने 2-3 जिलों में शरणार्थी हो गए थे, 50,000 लोग हो गए थे। तो ये लोग दंगाइयों की पार्टी है, चाहे भाजपाई हो, चाहे सपाई हो, चाहे कांग्रेसाई हो। सभी की सरकारों में 365 दिनों में 400 दंगे होते थे। और दंगों में ना हिंदू मरता है न मुसलमान मरता है, दंगों में हमेशा इंसान की मौत होती है, जिसके परिवार का मुखिया किसी दंगे में मरे, चाहे दुर्घटना में मरे, चाहे जैसे मौत हो उसकी, उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन बहन कुमारी माची जी ने कभी भी एक भी दंगा नहीं होने दिया। इसका जवाब बताओ, ये जो लोग बैठे हैं आपके डिबेट में बैठे हैं, सपाई भाजपाई कांग्रेसाई लोग बताओ कि बीएसपी की सरकार में दंगा क्यों नहीं होता है सर? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही होगी। सरकार ने बाकी में अगर अच्छा काम किया होता तो जनता फिर से दोबारा से कोई नहीं रही है। जनता हमारे साथ है और थोड़ा वोट परसेंटेज हमारा जो और बढ़ना चाहिए था। हमारे लोग थोड़ा भोले भाले समाज के लोग हैं जो इनके लालच में आ गए। 15 लाख के चक्कर में 2 करोड़ नौकरी के लालच में हमारा नौजवान आ गया तमाम। ये इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए। ठीक है गौतम जी, मैं लौटूंगा आपके पास जी। ठीक है सर गौतम जी, मैं लौटूंगा आपके पास। फैसल खान जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नई पार्टी रहेगी, चुनाव मैदान में आप उतरेंगे तो जनता आप पर यकीन क्यों करेगी और किस तरह से आप अपनी पैठ जमाने में कामयाब होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव जो 2022 का होगा उस विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमने जनता से झूठे वायदे नहीं किए हैं। जिस तरीके से मोदी साहब ने 15 लाख देने का वायदा किया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था और एक भी वायदे पे वो खरे नहीं उतर पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, उन्होंने 100% वादों को न सिर्फ पूरा किया बल्कि उससे बढ़कर दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। मिसाल के तौर पर बिजली 200 यूनिट फ्री है, हर आदमी की जरूरत है। दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं बिजली फ्री नहीं है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी महंगी बिजली बेची जा रही है कि उपभोक्ता परेशान है, लोग रोते हैं और कई लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं बिजली के बड़े बड़े बिलों के कारण। अभी मोदी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस के अंदर एक अमर भारती नाम के व्यक्ति ने मोची का काम करते हैं, 36,000 रुपए का बिजली का बिल आया और वो ठीक है सर, ठीक है फैसल खान जी, अब देखना यही होगा कि जनता का समर्थन यहाँ पर कितना मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी किस तरह से जो है चुनाव मैदान में जो उतरेगी, समर्थन यहाँ पर कितना मिलेगा। आसिफ बेग जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बसपा का भविष्य क्या होगा? आसिफ जी। बिल्कुल बिलाल, जिस तरह से जो है दावे किए जा रहे हैं बसपा वक्ता की तरफ से कि उनका वोट बैंक जो है बहकाव में आकर दूसरी तरफ चल गया और वही आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है कि आने वाले चुनाव में जो है उनका अच्छा प्रदर्शन होगा। तो सपा भी लगातार जो है दावा कर रहे हैं कि 22 में 22 और कांग्रेस भी उकार कर रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार मजबूती से मैदान में डटी हुई है, जनता के हितों को लेकर जो है तमाम योजनाएं चला रही है। तो मिलाकर यह कहा जाए कि आने वाला 2022 का चुनाव जो है काफी रोमांचक हो सकता है। आने वाले दिनों में बसपा सुप्रीमो अपने वोट बैंक को बटोरने में क्या रणनीति अपनाती है या किससे जो है गठबंधन करती है, यह भी संशय बना हुआ है।
क्योंकि अभी बसपा सुप्रीमो लगातार दावा कर रही है कि आने वाले चुनाव में अब किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन यह तो जुमलेबाजी वाली बात होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था, बसपा का गठबंधन बीजेपी के साथ भी हो चुका है, तो यह कहना ठीक न होगा कि बसपा सुप्रीमो। बिल्कुल आसिफ जी, देखना होगा कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले क्या कुछ जो है देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सुरेश गौतम जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या कुछ खास होगा जनता के लिए आपके पास 2022 के विधानसभा के चुनाव में? फाइनल कमेंट सर। देखिए, जैसे दूसरी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे और दूसरी पार्टियां हो, सभी झूठे दावे करते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी की ओर से कोई झूठा वादा नहीं किया जाता है। हमने जो उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांसीराम शहरी गरीब आवास योजना बनाई है, 3 मंजिल 4 मंजिल के मकान और फ्लैट देने का काम किया गरीबों पर जो सड़क पे रहते थे पन्नी डाल करके और छप्पर डाल करके, उन लोगों को हमने पहुंचाने का काम किया है, उनको फ्लैट में पहुंचाने का काम किया है। हमने 1 लाख रुपए पैदा होने वाली गरीब घर में लड़की को शादी के लिए लखपति बनाने का काम किया। ठीक है गौतम जी, 25,000 रुपए। ठीक है सर, देखना होगा कि अब जनता का समर्थन यहाँ पर बसपा को कितना मिलेगा। अम्बेडकर बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि माफी चाहूंगा सर, वक्त मेरे पास कम है गौतम जी, और लेकिन सवाल यही होगा कि जनता का समर्थन कितना मिलेगा, ये बसपा के लिए बड़ा अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि 2022 विधानसभा का चुनाव जो होगा वो बसपा के लिए या फिर पूरे विपक्ष के लिए कितना खास होगा, और वापसी किस तरह से वापसी करेगी यहाँ पर बसपा, एक बड़ा अहम सवाल होगा। इस खास चर्चा में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।